नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है सुरेंद्रपाल सिंह। सा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की प्रक्रिया कितने तरीकों से की जा सकती है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, इस मुद्दे पर आज बात हम लोग करेंगे। अलग अलग अगर आप विद्वानों के विचारों को देखें या आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के अलग अलग ग्रंथों के बारे में अध्ययन करें या उनको पढ़ें, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी विद्वान हुए हैं उन सब ने अपने अपने क्लासिफिकेशन में कुछ न कुछ अलग अलग टाइप्स बताए हैं रिसर्च के। तो ये एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति है सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से कि कितने तरीके के अनुसंधान कार्य हो सकते हैं, इस बारे में भी विद्वानों में एक रूपता नहीं है। फिर विद्वान लोग क्या करते हैं कि कुछ आधारों को तलाश कर लेते हैं कि साहब इस आधार पे ये क्लासिफिकेशन होगा, इस आधार पे ये क्लासिफिकेशन होगा। रिसर्च मेथड के अलग अलग स्टेप्स के बेस पर टाइप तय कर दिए जाते हैं। जैसे कई बार एप्लीकेशन के बेस पर कि ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इस आधार पर अगर देखेंगे तो रिसर्च के टाइप्स अलग हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर करेंगे तो अलग टाइप होंगे रिसर्च के। या इंक्वायरी बेस होगा तब अलग होगा, डेटा के बेस पर करेंगे तब अलग तरीके से हो सकता है। तो मतलब कई सारे तरीकों से बताया जा सकता है कि अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं और अलग अलग आधार उनके लिए तय किए जा सकते हैं। हम जो यहाँ टाइप्स की बात कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया है और कोशिश ये की है कि जो आपके सिलेबस में अनुसंधान के प्रकार अलग अलग दिए गए हैं उन पर चर्चा की जाए, तो उन्हीं आधारों पर भी बात की जाए जो उनसे संबंधित। बहुत ज्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं की गई है, केवल 3 आधारों पर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें। पहला है एप्लीकेशन और यूटिलिटी बेस। एप्लीकेशन और यूटिलिटी बेस, इस आधार पर हम अगर रिसर्चेस को बांटने की जो परंपरा है उसको देखें तो 2 उप भागों में अनुसंधान को बांटा जाता है। एक को कहते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च, इसको प्योर रिसर्च भी कह देते हैं, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है अप्लाइड रिसर्च। दूसरा प्रकार है अप्लाइड, और इसमें एक तीसरा प्रकार और भी रखा जाता है। वो तीसरा प्रकार उसको कह देते हैं कि वो एक्शन रिसर्च का। पर ये एक विवादित मुद्दा है कि एक्शन रिसर्च को कुछ लोग रिसर्च मानते हैं, कुछ लोग रिसर्च नहीं मानते हैं। फिर ये कह के लोग कह लेते हैं कि भाई मूल रूप से तो 2 ही हैं, वो अलग कैटेगरी में हम उसको रख लेंगे, और अगर वो रिसर्च है भी तो वो भी अप्लाइड की कैटेगरी में ही आ जाए। तो हम उसकी तीसरी कैटेगरी नहीं बना रहे, हालांकि हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में इस तरीके से करके आप एक्शन रिसर्च भी लिख सकते हैं। दूसरा जो आधार है बांटने का वो उद्देश्यों के आधार पर, ऑब्जेक्टिव बेस। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधानों को मुख्य रूप से 3 उप भागों में बांटा जाता है। हम उनके बारे में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं, एक रह गया है उनमें से जिसके बारे में हम लोग बाद में बात। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक अनुसंधान पहला प्रकार, उद्देश्यों के आधार। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इनके बारे में कल बात हुई थी। खोजी अनुसंधान, जो खोज करते हैं। ठीक है। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक कह लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले, वर्णन तो यहां पर हो गया, विवेचनात्मक अनुसंधान।
ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले वो वाले। तो 3 ये हो गए साहब, 2 ये हो गए। एक क्लासिफिकेशन और है हमारा, और वो क्लासिफिकेशन किया है इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी किस तरीके की जा रही है, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है रिसर्च का, या आप डेटा बेस भी कह सकते हैं इसको। डेटा किस तरीके का कलेक्ट किया जा रहा है, तो 3 इसके प्रकार है। 2 ये मुख्य रूप से, बाकी दोनों को मिला के एक तीसरा और भी बना दिया। पहला क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इंक्वायरी बेस्ड या डेटा बेस्ड। और तीसरा इसी में और मान लेते हैं साहब, एक है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड वो है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को जोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम रिसर्च के टाइप्स की बात करने वाले। अब एक एक करके हम लेते हैं। हम मुख्य रूप से इन 2 मुद्दों पर बात करेंगे और एक अप्लाइड पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। सॉरी, अप्लाइड नहीं, एक्शन रिसर्च। एक्शन, जब डिटेल में हम रिसर्च डिजाइन्स के बारे में बात करेंगे तब एक्शन के बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे, पर अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है, इसके मौलिक प्रत्यय को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो पहली जिस रिसर्च के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या प्योर, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च, ये क्या है? इसको एकेडमिक रिसर्च भी कह देते हैं कई बार। एकेडमिक रिसर्च क्या अर्थ है, आइए कुछ विद्वानों के कथनों को देखते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। क्या है इसका सामान्य वर्णन जो इसके स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट करेगा। कहते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल और एकेडमिक रिसर्च, देखिए ये शब्द भी यहां पर जोड़ दिया गया। फंडामेंटल और एकेडमिक रिसर्च इज, क्या है, डिटेल इज एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल वर्क। एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल वर्क, मौलिक अनुसंधान कोई भी प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक कार्य है। थियोरिटिकल वर्क मेनली परफॉर्म, मेनली परफॉर्म, इसलिए किया जाता है मुख्य रूप से, मेनली परफॉर्म टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। अब देखिए बहुत स्पष्ट अर्थ लिखा है इसमें। फंडामेंटल और एकेडमिक रिसर्च वो है इज एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल वर्क, कोई भी प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक कार्य है जो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा अनुसंधान जिसमें न्यू नॉलेज को गेन करना मुख्य टारगेट होता है, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च कह देते हैं, ठीक है। थोड़ा और रूप बदलकर इन अदर वर्ड्स देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक बार और चलते हैं। बेसिक रिसर्च भी इसको कह देते हैं, मैंने यहां लिखा बेसिक। फंडामेंटल रिसर्च
ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च। अब 3 नाम हो गए, फंडामेंटल, प्योर और बेसिक, और एकेडमिक चौथा भी होगा। फंडामेंटल रिसर्च आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च with the aim of improving scientific theories. With the aim of improving scientific theories for better understanding, for better अंडरस्टैंडिंग। देखिए कुछ नए शब्द निकलकर यहां पर आ रहे हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग नेचुरल फिनोमिना एंड प्रिडिक्टिंग नेचुरल फिनोमिना। 2-3 बातें इस नीचे जो बातें लिखी गई हैं इसमें और स्पष्ट रूप से सामने होकर आई हैं कि भाई पहली बात ये कहती है कि ये वो प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक काम है जो नई ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, जिसका उद्देश्य नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, वहीं दोबारा फिर ये कहा गया है कि भाई चाहे फंडामेंटल कहिए या बेसिक कहिए या प्योर रिसर्च कह लीजिए, वो किस उद्देश्य के साथ काम करती है? विद द एम ऑफ इंप्रूविंग साइंटिफिक थ्योरी। उसका उद्देश्य जो होता है, उसका उद्देश्य होता है सिद्धांतों में संशोधन करना, सुधार करना, बदलाव लाना। ठीक है, क्यों ये काम क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है इसकी जरूरत है समझ के लिए, ताकि हमारी समझ और बेहतर हो सके, हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझ सकें और जान सकें, और क्या कर सकें, प्रिडिक्शन कर सकें। ठीक, तो अब इतना तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च वो होती है जिसमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और किसी सिद्धांत को इंप्रूव करने के उद्देश्य से ये किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है और प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो है ये फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च आर ड्रिवन बाय क्यूरोसिटी, हमारी जिज्ञासा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और क्या कहा जाता है, गैदरिंग न्यू नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। लिख देते हैं, अच्छा कोटेशन, गैदरिंग न्यू नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति की जाती, यह है फंडामेंटल रिसर्च का फंडा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हालांकि उद्देश्यों का जिक्र यहां पर हो गया है, पर फिर भी थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। एम्स के बारे में जरा बात, क्या उद्देश्य होते हैं? 2-3 उद्देश्य पहले हम बात कर चुके थे। एक तो नई नॉलेज को गेन करना, ठीक, दूसरा एक्सप्लेनेशन करना किसी भी चीज का नया, थ्योरीज को इंप्रूव करना और प्रिडिक्शन करना। यही है, हम फॉर्म में लिख देते हैं बस थोड़ा सिस्टम से। पहला काम होता है, देखिए वही निकल कर आएगा पिछला वाला ही, थ्योरी डेवलपमेंट, सिद्धांतों का विकास करना फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक काम। ठीक, और क्या होता है, और होता है एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो अभी तक बात हमने नहीं की है, वो मैं लिखता हूं, समझ आएगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, एग्जामिन, डेवलपमेंट, एग्जामिन, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड्स। देखिए, ये इसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। मौलिक अनुसंधान का एक काम ये भी होता है कि वो नए विधियों को, नई तरीकों को डेवलप करता है, उनका परीक्षण करता है, उनको वेरीफाई करता है। विधियों के निर्माण का भी काम होता है, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च केवल न्यू नॉलेज के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो न्यू मेथड्स के लिए भी काम करता है, नई विधियों को भी निकाल कर लाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड ब्रॉड जनरलाइजेशन, ये भी एक इसका उद्देश्य होता है। हालांकि ये थ्योरी डेवलपमेंट से ही मिलता जुलता है। फाइंड ब्रॉड जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स, नए सामान्यीकरणों और सिद्धांतों का पता लगाना। ठीक है, नए नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। एक और चीज है जो पीछे जिक्र नहीं किया गया है, जिसका उसका जिक्र यहां कर देते हैं, और वो है फाइंडिंग। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ में आएगा कुछ इससे और स्पष्ट। फाइंडिंग ऑफ प्योर रिसर्च have universal validity। जो प्योर रिसर्च से हमें नॉलेज प्राप्त होती है, उस नॉलेज की जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो सब जगह अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी साहब फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। अब दूसरे इसके मुद्दे पर आइए, वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंप्रूविंग अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, इंप्रूविंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, किसी उत्पाद में या प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से जो अनुसंधान किए जाते हैं उनको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। मतलब क्या है, इस जिंदगी की चीजों के साथ जुड़ा होता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, मतलब जो कि न ज्ञान हमने फंडामेंटल रिसर्च से प्राप्त किया है, उस फंडामेंटल नॉलेज के बेस पर हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकें, उन तरीकों को सुझाता है अप्लाइड रिसर्च। और थोड़ा मैं लिख देता हूं, अप्लाइड रिसर्च एम्स, क्या करता है, एम्स टू फाइंडिंग अ solution of a immediate problem, finding a solution of a immediate problem, तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी, थोड़ा और हो गया, जो किसी समाज द्वारा उस समय फेस की जा रही होती है। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च भी फिर 3 हिस्सों में बांट दी है, मोटे तौर पर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से हैं ये सब? एक को बोलते हैं इवेल्युएशन रिसर्च,
ऐसी रिसर्च जो किसी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट को इवेलुएट कर रही होती है, उसके मूल्य का निर्धारण कर रही होती है कि ये चीज कैसी है। ठीक। दूसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी चीज को विकसित करना, ऐसी चीजों को विकसित करना जो हमारी समस्याओं के समाधान में हेल्प करती हैं, मींस इनोवेशन वाली जो होती है, नई नई चीजों का जो निर्माण हो रहा है, आयुधों का हो, चाहे यंत्रों का हो, चाहे किसी भी चीज का जो हो रहा है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और तीसरा टाइप इसका बोला जाता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, जो शिक्षा की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रो था फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। अब जब तक हम इन दोनों का डिफरेंस नहीं देख लेंगे, तब तक हमें और ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। डिफरेंस बिटवीन प्योर, मैं प्योर शब्द लिख रहा हूं क्योंकि छोटा लिखा है, एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, बाकी नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, चाहे फंडामेंटल कह लीजिए, चाहे प्योर कह लीजिए, चाहे बेसिक कह लीजिए, चाहे एकेडमिक कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है? एक तरफ हम लिख लेते हैं फंडामेंटल और एक तरफ हम लिख लेते हैं अप्लाई। ठीक है, अब देखिए साहब क्या अंतर निकल के सामने आता है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर हम किसी चीज का मीनिंग ठीक से समझ लेते हैं तो अंतर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, या इस तरीके से भी कह लीजिए कि अगर अंतर समझ लेते हैं तो मीनिंग समझने में भी बहुत दिक्कत नहीं आती। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्चेस आर क्यूरियोसिटी ड्रिवन, जिज्ञासा से प्रारंभ होता है जो मौलिक अनुसंधान होता है। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो सॉल्यूशन ड्रिवन, समाधान की तरफ उन्मुख होता है, समाधान के लिए उन्मुख होता है, ऐसा कहा जा सकता। ठीक, फंडामेंटल रिसर्च का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एक्सपेंड नॉलेज, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान में वृद्धि करना, या ऐसे कह लीजिए एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। वर्तमान में जितना समय है, ज्ञान है, उस ज्ञान को और ज्यादा विकसित करना। दूसरा, जो अप्लाइड रिसर्च है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है फाइंडिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन, एक नई सूचना को प्राप्त कर लेना जो उस ज्ञान के संदर्भ में हो, जो हमारे जीवन के संदर्भ में हो, इस तरीके से कह सकते। तीसरा जो अंतर है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उनका नेचर होता है थियोरिटिकल। क्यों नेचर होता है? क्योंकि थ्योरी कंस्ट्रक्शन की ओर उनका ज्यादा एम होता है, और ये होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नेचर होता है, हमारे जीवन के साथ इनका संबंध होता है। ठीक, और इसका जो स्वरूप होता है वो नॉलेज बेस, ज्ञान के क्षेत्र में ही काम करेगा, ज्ञान को बढ़ा देगा, बस ये करेगा। ठीक है, बट जो अप्लाइड रिसर्च से कॉमर्शियल गेन भी होता है, कॉमर्शियल गेन,
मतलब पैसे का भी फायदा होगा। कॉमर्शियल गेन इससे प्राप्त करते हैं, इनसे केवल नॉलेज मिलती है। नॉलेज गेन या कॉमर्शियल गेन कह लीजिए, बेस की जगह गेन लिख दीजिए, ठीक है। ये चौथा जो अंतर है इनमें वो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्पेस। सार्वभौमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, यह स्कोप। और ये जो होता है ये स्पेसिफिक स्कोप रखता है, क्षेत्र विशेष से संबंध होते हैं जो अप्लाइड होते हैं, ठीक है। एक अंतर और आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो फंडामेंटल रिसर्चेस होते हैं वो इंटरनल वैलिडिटी पर बहुत बल देते हैं। इंटरनल वैलिडिटी के वैज्ञानिक मानदंड का कितनी कठोरता के साथ पालन किया गया है, परंतु जो अप्लाइड रिसर्चेस होती हैं उनमें एक्सटर्नल वैलिडिटी पर फोकस किया जाता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि हमारे परिणाम आम जन के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने उसके साथ समानता रख रहे हैं उनकी समस्याओं के साथ में, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। जब हमारे प्रतिदर्श के प्राप्त परिणाम सारी जनसंख्या के ऊपर सामान्यीकृत किए जा सकें। तो कुल मिला के साहब ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अप्लाइड का और फंडामेंटल का डिफरेंस भी हमने देखा। अब हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो एक चीज और रह गई है अभी बाकी इसी में, वो है एक्शन रिसर्च। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो क्लासिफिकेशन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।